तो देखिए अब ध्यान दीजिए, अब हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास कितना लंबा डीएनए आ गया 2.2 मीटर। और हमारे जो सेल का रेडियस, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ऑटोमेटिक सेल का रेडियस पहले देखते हैं। तो सेल का रेडियस होता है 10 to 100 माइक्रोन तक, 10 to 100 माइक्रोन तक। अब सोचिए ये वाली वैल्यू छोटी है और ये वाली बड़ी है, लेकिन इसको जाना किसके अंदर है, यहाँ पे जाना है सेल के पास। कहाँ जाना है, सेल के पास। अब बात आई डीएनए को कैसे व्यवस्थित किया जाए कि वो इतने छोटी जगह में आ जाए, इतनी छोटी जगह में आ जाए। फिर तो अब दिक्कत आ गई, क्योंकि इतनी जगह छोटी है, डीएनए लंबा है, जगह छोटी है और डीएनए लंबा है। तो फिर क्या आया, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो फिगर है ये एनसीईआरटी के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया, एनसीईआरटी बुक में दिया गया है ये फिगर। तो ध्यान दीजिए, अब बारी आई लपेटने की, क्या करने की, लपेटने की बारी आई। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ये कोई प्रोटीन है, ये क्या है, कोई प्रोटीन है। अब हम अगर इसको, ये हमारा मान लीजिए धागे नुमा संरचना जैसे डीएनए है, अब इसको हम लपेटना शुरू किए, क्या किए, लपेटना शुरू किए। तो जब हम इसको ऐसे लपेटेंगे तो ये पहले तार इतना लंबा था, ध्यान दीजिएगा, तार कितना लंबा था, यहाँ पे इतना लंबा तार था। अब अगर हम इसको लपेट दिए, अच्छे से कर दिए, तो छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए डीएनए को किस प्रोटीन पे लपेटा जाता है, तो डीएनए को हिस्टोन, कौन सा प्रोटीन, हिस्टोन्स नामक प्रोटीन पे लपेटा जाता है। अब ध्यान दीजिए एक बात और समझ लीजिएगा कि डीएनए पे कुछ आवेश होते हैं, डीएनए पे क्या होते हैं, कुछ आवेश होते हैं। तो ध्यान दीजिए डीएनए पे माइनस आवेश होता है और जिस प्रोटीन पे ये लपेटा जाता है उसमें प्लस आवेश होता है, उसमें क्या होता है, प्लस आवेश होता है। इस बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा कि डीएनए में माइनस आवेश होता है और जिस प्रोटीन पे ये लपेटा जाता है उसमें प्लस आवेश होता है। अब ध्यान दीजिए आगे जो बात आई, आगे बात ये आई कि मान लीजिए जो प्रोकैरियोटिक सेल है, कौन है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें डीएनए क्या होता है, ऐसे बिखरे हुआ होता है, यानी किसी प्रोटीन के अणुओं द्वारा वो बंधा नहीं होता है। तो वो किसके द्वारा बंधा होता है, तो वो यही आवेश के द्वारा बंधा हुआ होता है। यानी डीएनए पे माइनस आवेश होता है, चार्ज होता है, और उस प्रोटीन पे प्लस चार्ज होता है, इसीलिए वो उसी में व्यवस्थित रहते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें जो संरचना होती है वो जटिल होती है। तो ध्यान दीजिएगा, अब इस फिगर को आप ध्यान से देखिएगा। ये मान लेते हैं एक प्रोटीन का अणु है, प्रोटीन का अणु है, ये गोला सा, ये हमारा क्या कहते हैं, प्रोटीन का अणु है, ये एनसीईआरटी के द्वारा दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, और ये जो धागे नुमा आप संरचना देख रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये दोनों क्या है, डीएनए हैं, ये दोनों क्या है, डीएनए हैं। अब ये दोनों क्या हैं, डीएनए हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए अब इस पर क्या हुआ, डीएनए को लपेटना चालू किए वो लोग, क्या किए, डीएनए को लपेटना चालू किए। अब अगर हम इस गोले में आपको दिखाना चाहें कि इसमें 8 गोले हैं, तो गोला तो सिर्फ एक है, बड़ा सा, एक क्या है, बड़ा सा, लेकिन दरअसल बात ये नहीं है। तो यहाँ पे अगर अष्टक स्टोन लिखा है, क्या लिखा है, अष्टक हिस्टोन्स, तो अष्टक हिस्टोन्स कहने का मतलब होगा कि इसमें एक हिस्टोन्स नहीं होंगे, कितने होंगे, 8 हिस्टोन होंगे। कितने होंगे, 8 हिस्टोन, जिसको कहते हैं ऑक्टीमर्स, क्या कहते हैं, ऑक्टीमर्स होंगे। तो एनसीईआरटी ने ऐसे दे दिया है, तो जिससे मतलब काफ़ी बच्चे जो होते हैं वो कन्फ्यूज होते हैं। कन्फ्यूज कहाँ होंगे, तो यहाँ पर जब हिस्टोन ऑक्टीमर्स हिस्टोन देखेंगे तो ऑक्टीमर्स मतलब 8 होने चाहिए, तो सिंगल एक बड़ा सा है, सिंगल क्या है, एक बड़ा सा है। तो यहाँ पे बी वाला फिगर आप देखिए, बी वाले में आप समझ जाएंगे। तो बी वाले में मैंने 8 गोले बनाए हैं, कितने गोले, 1 2 3 4 5 6 7 8 गोले बनाए हैं। और ध्यान दीजिए इसीलिए जो क्या कहते हैं, ये डीएनए लपेटा जाता है, ये 8 गोलों का समूह होता है, जिसे हम कहते हैं अष्टक स्टोन्स। क्या कहते हैं, अष्टक स्टोन्स कहते हैं। और इस अष्टक स्टोन्स को यानी 8 गोले के समूह को आगे चलकर एक नाम दे दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। यानी 8
क्या कहते हैं स्टोन्स मिलकर, क्या 8 हिस्टोन्स, प्रोटीन हिस्टोन्स मिलकर एक न्यूक्लियोसोम का निर्माण करते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि पहले किसमें थे, पहले थे हिस्टोन्स, पहले क्या था हिस्टोन्स। हिस्टोन्स कितने मिले, 8 हिस्टोन मिले तो एक न्यूक्लियोसोम बना, 8 हिस्टोन्स मिले तो एक न्यूक्लियोसोम बना, एक न्यूक्लियोसोम बना, ठीक है। अब बात आई कि कितना लपेटा जाएगा डीएनए वहाँ पे, क्या किया जाएगा, कितना डीएनए वहाँ पे लपेटा जाएगा। ऐसा नहीं है कि अब 8 है तो उसमें सारा डीएनए लपेट दें, ऐसी बात नहीं है। तो अगला प्रोसेस क्या आया कि एक न्यूक्लियोसोम में कितने पेयर क्षारक हो सकते हैं, कितने जोड़ी क्षारक हो सकते हैं एक न्यूक्लियोसोम में। तो आप ध्यान से देखिएगा, एक क्या कहते हैं न्यूक्लियोसोम में क्षारक की जो संख्या बताई गई वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने, 200 क्षारक हो सकते हैं, 200 बेस पेयर होते हैं, क्या होते हैं 200 बेस पेयर हो सकते हैं। यानी क्षारक के जोड़े कितने होंगे एक न्यूक्लियोसोम में, 200, कितने होंगे 200। अब यहाँ से एक फैक्ट और निकल के आ रहा है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा तभी मज़ा आएगा, नहीं तो ये जो टॉपिक है ये क्या है, थोड़ी मैथ थोड़ी बायोलॉजी, इन दोनों का संगम है। इससे पहले जो टॉपिक था वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी का था। तो यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, और आशा करते हैं आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को मतलब रोक के अच्छे से देखना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा कि 8 हिस्टोन्स मिलकर एक न्यूक्लियोसोम का निर्माण करते हैं। अब उस न्यूक्लियोसोम में यानी इस 8 में कितनी बार लपेटा जाएगा डीएनए, यानी कितने जोड़ी क्षारक आ सकते हैं एक न्यूक्लियोसोम में, कितनी जोड़ी क्षारक आ सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल कि एक जोड़ी क्या कहते हैं, एक न्यूक्लियोसोम में कितने जोड़ी क्षारक आ सकते हैं, तो कितने जोड़ी आया 200 जोड़ी। तो ध्यान दीजिए कितनी जोड़ी आया 200 जोड़ी। अब हम यहाँ पे एक चीज़ और निकाल सकते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा इस फिगर को इरेज करें तो ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। ये वाला ये एनसीईआरटी वाला सबसे बड़ा गड़बड़ है, इसको इरेज करते हैं क्योंकि ये सिर्फ कन्फ्यूजन के लिए देता है। ऐसे बड़ा सा गोला बना दिया है, बताया नहीं है कि इसमें कितने हिस्टोन्स हैं, और झेलना किसको पड़ता है, झेलना पड़ता है हम लोगों को, टीचरों को झेलना पड़ता है, बच्चों को थोड़ी झेलना पड़ेगा नहीं, क्योंकि बच्चे तो किसके भरोसे हैं, टीचर के भरोसे। अब टीचर ये कह दिया कि नहीं बहू, मतलब सॉरी नहीं कि बोल दिया कि ये एक ही है, और एक ही में से क्या होता है, इसी में सब लपेटे जाते हैं, तो कहेंगे अष्टक का मतलब क्या हुआ, अष्टक हिस्टोन्स क्या है, ऑक्टीमर्स हिस्टोन्स क्या है, तो वहाँ पे बात तो बिगड़ जाएगी ना, क्योंकि टीचर का भी ध्यान अगर मतलब नहीं पड़ा, मान लीजिए कोई नया टीचर है पढ़ा रहा है, वहाँ पे ये वाला फिगर अगर उसके ध्यान में नहीं आया कि इसमें एक नहीं है, कितने हैं 8 हैं, कितने हैं 8 हैं। अब ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया, डीएनए हो गया जो लपेटा गया है, ये क्या हो गया, डीएनए हो गया, और ये क्या हो गया, हिस्टोन्स हो गए, क्या हो गए, हिस्टोन्स हो गए। आप लोग ध्यान से समझिएगा, ये क्या हो गए, हिस्टोन्स हो गए। अब ध्यान दीजिए, एक ये जो डंडी नुमा क्लिप नुमा संरचना दिख रही है, कैसी संरचना दिख रही है, क्लिप नुमा। जैसे ही 200 जोड़े बेस पेयर इसमें आ जाते हैं, इसमें एक क्लिप लगाई जाती है जिसको बाइंडर प्रोटीन कहते हैं, H1 कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, H1 कहते हैं या बाइंडर प्रोटीन कहते हैं, जो डीएनए के क्षारक को बांध के रखता है, या डीएनए के क्या कहते हैं कुंडली को बांध के अच्छे से रखता है। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या पाया, हमने पाया कि एक न्यूक्लियोसोम में 200 क्या कहते हैं बेस पेयर होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से एक बात को और निकाल सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोगों के शरीर में कितने बेस पेयर हैं, तो 6.6 × 10⁹ अपान एक न्यूक्लियोसोम में कितने जोड़ी क्षारक आ रहे हैं,
तो 200 जोड़ी। कितने जोड़ी क्षारक आ रहे हैं? 200 जोड़ी। भैया काउंट इसमें भाग शून्य से दीजिए, और भाग शून्य से देने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, तो ध्यान दीजिएगा। भाग बड़ा सिंपल है, जिंदगी का भाग है, इधर से उधर, इधर से उधर। कितना आएगा? 3.33 इंटू 10⁻7। लो, हम कितने कितने की वैल्यू निकाल चुके हैं। ये क्षार के जोड़े की वैल्यू है हमारे एक कोशिका में, यानी एक कोशिका में कितने जोड़ी क्षारक होते हैं वो की उसकी वैल्यू है। अब अगर कोई पूछ ले कि एक कोशिका में जो डीएनए होता है उसमें कितने न्यूक्लियोसोम होंगे, तो ध्यान दीजिएगा मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट कि एक कोशिका में जो डीएनए होता है उसमें न्यूक्लियोसोम की संख्या 3.3 इंटू 10⁻7 इतने न्यूक्लियोसोम होते हैं। एक कोशिका की हम बात कर रहे हैं, पूरे शरीर की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम इतने जो भी बात की है सिर्फ कोशिका, एक कोशिका की सिंगल सेल की बात कर रहे हैं हम, न कि पूरे शरीर की बात कर रहे हैं। इस बात को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं? कोशिका की बात कर रहे हैं। तो एक कोशिका के अंदर कितने न्यूक्लियोसोम मौजूद हो सकते हैं? तो एक कोशिका के अंदर 3.3 इंटू 10⁻7 न्यूक्लियोसोम मौजूद होते हैं। और ये सैद्धांतिक रूप से प्रतिपादित किया गया है। कैसे किया गया है? तो 8 हिस्टोन्स मिलकर एक न्यूक्लियोसोम का निर्माण करते हैं, और एक न्यूक्लियोसोम में डीएनए कितनी बार लपेटा जा सकता है, यानी कितने क्षारक को वो लपेटने को सक्षम है, या उसमें कितनी क्षमता है कि वहाँ इतने क्षारक को वो लपेट सकता है। तो वो बाबू सिर्फ 200 पेयर क्षारक को लपेटेगा। उससे ऊपर करेंगे तो वो निकल के भाग जाएगा या क्लिप नहीं हो पाएगी। जो बाइंडर प्रोटीन यहाँ पे है H1 है। H1 क्या है? बाइंडर प्रोटीन जो क्लिप लगाता है। जैसे कोई धागा हो गया, अब हम उसको क्या करते हैं, जैसे पतंग वतंग आप लोग खरीदते होंगे, मतलब छोटे जब बचपन में होंगे तो क्या करते हैं उसमें, मतलब धागे को लपेटते 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 जैसे ही वो जो क्या होता है रोल होता है उसका भर जाता है, तो उसमें क्या होता है जो मार्केट से आता है उसमें टेप लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? टेप लगा देते हैं। तो कितने राउंड लपेटा कि मतलब कितने अब क्षारक को अपने अंदर लिया? 200 जोड़ी को। उससे ज़्यादा नहीं लेगा, कहेगा भैया उससे ज़्यादा हमारे पास क्षमता है ही नहीं, मैं उसको लेकर क्या करूँगा, वो सब भाग जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो बाइंडर प्रोटीन है सिर्फ 200 क्षारक को मतलब संभाल के रख सकता है। अब ध्यान दीजिए, ये क्या था? क्या था? हिस्टोन्स था, जो एक न्यूक्लियोसोम था। क्या था? 8 हिस्टोन्स मिलेंगे तो एक न्यूक्लियोसोम का निर्माण करेगा। अब इसकी संरचना को कुछ इस प्रकार यहाँ पे, अब ध्यान से देखिएगा कि इसकी संरचना को हम क्या किए? लपेट दिए एनसीईआरटी के थ्रू। एनसीईआरटी ने कैसे बनाया था? ये यहाँ पे ऐसे बना के, ऐसे करके, फिर उसके बाद ऐसे करके, मतलब कुछ इस प्रकार की संरचना बनाई थी। अब ध्यान दीजिए, जब एनसीईआरटी ने हमें ऐसा बना दिया तो हम इसको और छोटा बना दिए। आओ हम तुमसे भी आगे निकल रहे हैं। तो देखिए अब हम यहाँ से समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको अच्छे समझ में आएगा। ये क्या है? डीएनए है। ये क्या है? डीएनए है। अब डीएनए को क्या हो रहा है? लपेटा जा रहा है। क्या हो रहा है? लपेटा जा रहा है। तो ये गोले नुमा संरचना जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये वही चीज़ है, ये वही चीज़ है। तो सोचो यहाँ पे जब लपेटा गया तो लपेटते 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 जब हमारा डीएनए क्या हुआ? न्यूक्लियोसोम में आया। अब न्यूक्लियोसोम ही, ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोसोम ही आगे चलकर क्रोमैटिन का निर्माण करता है। क्या करता है? क्रोमैटिन का निर्माण करता है। जैसे तुम लोग क्या कहते हैं, गले में पहनने वाला मंगलसूत्र तो देखे होंगे। अरे जिसकी शादी नहीं हुई उसकी बात नहीं कर रहे, वो फिर भी देखा होगा। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को कि जो मंगलसूत्र की तरह होता है, धागे मतलब मोतियों की तरह, वैसे ही डीएनए क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम उसमें आके ऐड होते हैं। क्या होते हैं? उसमें आके ऐड होते हैं। और जो धागा होता है वो होता है क्रोमैटिन होता है। क्या होता है? वो क्रोमैटिन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिएगा हमें तो अभी मंगलसूत्र बनाने आता नहीं। यहाँ पे ये क्या हो गया भैया? मंगलसूत्र है ना।
अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये ऐसे मोती जैसी संरचना बन जाएगी। ये सब जो मोती जैसी संरचना बनेगी ये सब क्या है? न्यूक्लियोसोम है। क्या है? न्यूक्लियोसोम है। और ये धागा क्या है? तो धागा है आपका क्रोमैटिन है। क्या है ये? क्रोमैटिन है। अब ये मंगलसूत्र कौन पहनेगा? तो ध्यान दीजिएगा, ये मंगलसूत्र पहनेगा आपका क्रोमोसोम। कौन पहनेगा? क्रोमोसोम। तो यहाँ पे दिया गया है क्रोमोसोम। अब यही संरचना अगर हम यहाँ पे बना दें, ध्यान दीजिएगा, अब ये क्या हुआ? छोटे छोटे न्यूक्लियोसोम है और ये जो धागे जैसी संरचना देख रहे हो आप, क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन का निर्माण न्यूक्लियोसोम से होता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक वो बना रहे हैं, गुणसूत्र बना रहे हैं। यहाँ पे ये क्या हुआ? एक गुणसूत्र हो गया। अब यहीं पे ऐसे धागे नुमा संरचना, मंगलसूत्र कौन पहनेगा? मंगलसूत्र पहनेगा क्रोमोसोम। अब इस पे आके बैठ गए, इस पे आके बैठ गए। सोचो 2 मीटर लंबा डीएनए सिर्फ इतनी सी आकृति में आके बैठ गया, क्रोमोसोम के अंदर आके बैठ गया। किसके अंदर? क्रोमोसोम के अंतर्गत आके बैठ गया। तो कहते नहीं है कि मतलब मोतियों का निर्माण कहाँ हुआ? तो मोतियों का निर्माण यहाँ हुआ, जिसको कहते हैं हिस्टोन्स। हिस्टोन्स, कई हिस्टोन्स मिले तो 8 हिस्टोन्स मिले तो एक न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या किया? मोती बनाया। अब मोती जैसी संरचना से क्या बना? मंगलसूत्र यानी क्रोमैटिन बना। क्या बना? क्रोमैटिन जिसको कहते हैं। अब ये क्रोमैटिन क्या किया? सभी को लपेटा, सभी मोतियों को लपेटा। लपेटने के बाद एक मंगलसूत्र बना। अब मंगलसूत्र पहनेगा कौन? तो मंगलसूत्र पहनेगा आपका क्रोमोसोम। क्या कौन पहनेगा? क्रोमोसोम। तो ऐसी ही होती है डीएनए की पैकेजिंग। समझ गए? तो आगे जो टॉपिक है इससे भी फनी आने वाला है, क्योंकि आगे जो टॉपिक है वो आनुवंशिक पदार्थ है। क्या है? आनुवंशिक पदार्थ। यानी हमने डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है और क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ चुके। अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? तो आनुवंशिक खोज, आनुवंशिक पदार्थ की खोज। जैसे सीता की खोज हुई थी, राम, लक्ष्मण और सुग्रीव, ये सब सेना मिले थे ना, वैसे जब आनुवंशिकी की खोज होगी तो क्या आएंगे आपके, क्या सबसे पहले आएंगे फ्रेडरिक मिशर, फिर आएंगे आपके ग्रिफिथ मिशर, फिर आपके क्या कहते हैं 3 साइंटिस्ट और आएंगे। टोटल 5 लोग मिलकर उस सिद्धांत को प्रतिपादित करने में लग जाते हैं। तो आगे आप लोग बने रहिए ऐसे वीडियो में और मुझे सपोर्ट करिए। और मैं फिर से आपसे कहता हूँ, अगर सफलता पानी है तो अपने हौसलों के दम पे उड़ान भरो। आज नहीं तो कल सक्सेस हो जाओगे, लेकिन अगर दूसरे के सहारे बैठे रह जाओगे तो ध्यान देना, दुनिया सिर्फ ज्ञान देती है। मोटिवेट तुम्हें खुद से होना है, खुद से करना है। जब तक तुम किसी चीज़ को खुद से नहीं करोगे कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। तो दुनिया क्या बोलती है? कुछ नहीं करोगे तब पर भी दुनिया बोलेगी, करोगे तब पर भी दुनिया बोलेगी। कहते नहीं कि भूखे मरने से अच्छा है खा के मरे। तो आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे क्या करो? सपोर्ट करो। थैंक यू।